नमस्कार सभी को। मैं नवनीत गौतम क्लासेस ऑफ फिजिक्स में आप सभी का स्वागत करता हूं। बीएससी थर्ड सेमेस्टर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स आप लोग पढ़ रहे हैं और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स में आज हम एक क्वेश्चन करेंगे। देखो क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है प्रूव दैट, ठीक है, या टीपीटी भी आप लिख सकते हो, टू प्रूव दैट, है ना। डाइवर्जेंस ऑफ, ठीक है, डाइवर्जेंस किसका, मैग्नेटिक इंडक्शन, ठीक है जी। डाइवर्जेंस ऑफ मैग्नेटिक इंडक्शन जिसे आप वेक्टर बी कहते हैं, ठीक है जी। मैग्नेटिक फील्ड भी कह सकते हो, मैग्नेटाइजिंग फील्ड भी कह सकते हो, ठीक है जी। वैनिशेस, वैनिशेस का मतलब होता है घटकर जीरो हो जाना, यानी कहने का मतलब है आपको प्रूफ करना है डाइवर्जेंस ऑफ वेक्टर बी बराबर जीरो, ठीक है जी। डाइवर्जेंस ऑफ वेक्टर बी आपको प्रूफ करके लाना है कितना, जीरो, ठीक है जी। तो डाइवर्जेंस ऑफ वेक्टर बी बराबर कितना लाना है आपको, जीरो। आइए इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं। सॉल्यूशन देखो, आप एक बात जानते हैं, वी नो दैट, आप जानते हैं बायो सावर्ट लॉ की हेल्प से मैग्नेटिक फील्ड, वी नो दैट मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है जी। और किसकी हेल्प लेंगे, फ्रॉम बायो सावर्ट लॉ, ठीक है जी, बायो सावर्ट लॉ। तो आप जानते हैं डी बराबर क्या होता है, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है जी। वेक्टर फॉर्म में लिखना हो तो कैसे लिखोगे, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई वेक्टर डी एल क्रॉस वेक्टर आर, ठीक है, मैंने करा रखा है तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ। अपॉन में क्या होता है, आर क्यूब। ये वेक्टर फॉर्म है बायो सावर्ट लॉ की, क्लियर है जी। देखो यदि मैं इंटीग्रल कर दूं कंप्लीट मैग्नेटिक फील्ड बताओ तो वेक्टर बी, ठीक है, क्या आएगा, इधर इंटीग्रल हो जाएगा तो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटीग्रल आई वेक्टर डी एल क्रॉस वेक्टर आर अपॉन आर क्यूब, ठीक है जी। अब डाइवर्जेंस आपको लेना है, ठीक है जी। तो एक काम करते हैं, दोनों तरफ का डाइवर्जेंस ले लेंगे। देखो एक फॉर्मूला होता है, या पहले से इस तरीके से लिख दो, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई भी बाहर ले लो, इंटीग्रल इसे कर दो आप डी एल क्रॉस वेक्टर आर अपॉन आर क्यूब, ठीक है जी, क्लियर है। तो मैंने दोनों तरफ का डाइवर्जेंस ले दिया, तो डाइवर्जेंस ऑफ वेक्टर बी, ये जीरो लाना है हमें, तो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई इंटीग्रल डाइवर्जेंस अंदर लिख लूं, डाइवर्जेंस ऑफ वेक्टर डी एल क्रॉस वेक्टर आर अपॉन आर क्यूब, ठीक है जी। और इसका एक फॉर्मूला होता है, आपने मैथमेटिकल फिजिक्स में पढ़ा होगा, तो वो फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। फॉर्मूला होता था डाइवर्जेंस ऑफ वेक्टर ए क्रॉस सी, है ना, डाइवर्जेंस ऑफ वेक्टर ए क्रॉस सी, इधर लिख लेते हैं, ठीक है, यहाँ तक आपको दिख रहा है। चलो देखो फॉर्मूला में लिख देता हूँ, डाइवर्जेंस ऑफ वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर सी, ठीक है जी। सी डॉट कर ले माइनस ए डॉट कर्ल सी, ठीक है जी। सी डॉट कर ले माइनस ए डॉट कर्ल सी, तो ये वाली इसकी वैल्यू निकलवाओ, इसकी हेल्प से, इस फॉर्मूले की हेल्प से इसकी वैल्यू निकलवाओ, ठीक है जी, ठीक है जी। ऊपर का आपको दिख नहीं रहा तो एक काम करता हूँ, मैं नीचे करके लिखता हूँ, इधर है ना, डाइवर्जेंस ऑफ वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर सी, जो जगह मैंने बताया सी डॉट कर ले
ठीक है जी, माइनस वेक्टर ए डॉट कर्ल सी। ठीक है जी, अब बताओ, यहाँ से आपको दिख रहा होगा, यहाँ से भी दिक्कत है, हाँ यहाँ से दिख रहा है। ठीक है जी, और इसकी वजह निकलवा लो इसकी हेल्प से, तो क्या आ जाएगा, डाइवर्जेंस ऑफ वेक्टर डी एल क्रॉस वेक्टर आर अपॉन आर क्यूब। ए की जगह डी एल है, सी की जगह आर अपॉन आर क्यूब है ना, तो वेक्टर आर अपॉन आर क्यूब डॉट कर्ल ऑफ वेक्टर डी एल माइनस ए की जगह है वेक्टर डी एल डॉट कर्ल ऑफ वेक्टर आर अपॉन आर क्यूब। ठीक है, इसकी वैल्यू हमारा तो सो डाइवर्जेंस ऑफ वेक्टर बी बराबर म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई इंटीग्रल, इसकी वैल्यू रखो वेक्टर आर अपॉन आर क्यूब डॉट कर्ल ऑफ वेक्टर डी एल माइनस वेक्टर डी एल डॉट कर्ल ऑफ वेक्टर आर अपॉन आर क्यूब। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब एक बात सुनो, आप डिकोड करके यहाँ लिख देता हूँ, कर्ल ऑफ वेक्टर डी एल बराबर 0 है ना, क्योंकि डी एल क्या है, इज ए कॉन्स्टेंट वेक्टर। डी एल क्या है, कॉन्स्टेंट वेक्टर है, और मैंने आपको एक बात बता रखी है कि कर्ल जो है कॉन्स्टेंट वेक्टर का वो कितना होता है, 0 होता है, तो इसलिए मैंने कर्ल ऑफ वेक्टर डी एल बराबर क्या रख दिया, 0। तो क्या आएगा, ठीक है जी, एक काम और कर दो, देखो एक फॉर्मूला था ग्रेडियंट ऑफ 1 अपॉन आर, ये होता है माइनस का वेक्टर आर अपॉन आर क्यूब। ठीक है जी, दोनों तरफ कर्ल ले लो, ठीक है, तो ये आ जाएगा कर्ल ऑफ ग्रेडियंट ऑफ 1 अपॉन आर, ये माइनस इधर ले आओ, बराबर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा कर्ल ऑफ वेक्टर आर अपॉन आर क्यूब। समझिए, दोनों तरफ कर्ल ले लिया और ये माइनस इधर ले आया, तो इसकी वैल्यू रख दो, इसकी वैल्यू, ठीक है, तो दोनों चीज रख दो, है ना। सो डाइवर्जेंस ऑफ वेक्टर बी बराबर क्या आएगा, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई इंटीग्रल है यहाँ पर, और वेक्टर आर अपॉन आर क्यूब डॉट कर्ल ऑफ डी एल कितना होता है, 0 हो जाएगा, माइनस डी एल डॉट कर्ल ऑफ वेक्टर आर अपॉन आर क्यूब की वैल्यू है ये, तो माइनस माइनस तो प्लस हो गई, क्या आएगा, कर्ल ऑफ ग्रेडियंट ऑफ 1 अपॉन आर। क्लियर है, चलो, तो डाइवर्जेंस ऑफ वेक्टर बी बराबर म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई इंटीग्रल, ये तो 0 हो गया, छोड़ दो इसे, और ये बचा डी एल डॉट ई 0। ठीक है जी, 0 कैसे हुआ, चलो मैं पहले बता देता हूँ। देखो यहाँ पे लिख देना, बिकॉज कर्ल ऑफ ग्रेडियंट ऑफ स्केलर फंक्शन बराबर 0 होता है। ठीक है, ये भी फॉर्मूला है, मैथमेटिकल फिजिक्स में आपने पढ़ा होगा, बीएससी फर्स्ट सेम में। तो कर्ल ऑफ ग्रेडियंट ऑफ फाई बराबर क्या होता है, 0 होता है। ठीक है जी, देखो और क्वालिटी थोड़ी साफ होगी, है ना, ये तो मैंने ऊपर से दिख नहीं रहा, तो मैंने नीचे लिख दिया है। ठीक है जी, कर्ल ऑफ ग्रेडियंट ऑफ फाई बराबर, यानी स्केलर फंक्शन का जो ग्रेडियंट है उसका कर्ल कितना होता है, 0, और 1 अपॉन आर भी क्या है, स्केलर फंक्शन है, इसका मतलब है कर्ल ऑफ ग्रेडियंट ऑफ 1 अपॉन आर भी कितना होगा, 0। ठीक है जी, समझे। सो इधर देखो कर्ल ऑफ ग्रेडियंट ऑफ 1 अपॉन आर बराबर 0 रख दिया, तो ये भी 0 हो गया, और ये तो 0 था ही पहले से। ठीक है जी, तो चलो एक लाइन लिखते हैं, डाइवर्जेंस ऑफ वेक्टर बी बराबर म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई इंटीग्रल
पहला जीरो है, ये dl डॉट जीरो हो जाएगा, ठीक है, dl डॉट जीरो हो जाएगा, है ना, क्लियर है, इधर का दिख रहा है आपको, चलो तो ये जीरो हो गया, सारे जीरो हो गया, तो डाइवर्जेंस ऑफ वेक्टर बी बराबर क्या आया, जीरो, हेंस प्रूव, ठीक है, अतः सिद्ध हुआ। तो पहले आपको ये नोट करना है, फिर ये करना है, और फिर ये दोनों लाइन है ना, तो ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हुआ। अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर, ठीक है जी, आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो देखो अब ये निकालो, ये वाला जो अगला डेरिवेशन है वो आपका मैग्नेटिक फोर्स का है, तो हेडिंग डालो मैग्नेटिक फोर्स बिटवीन टू लॉन्ग स्ट्रेट, है ना, पैरेलल करंट कैरिंग कंडक्टर वायर्स, ठीक है, दो वायर्स हैं, कैसे हैं, दोनों लॉन्ग है यानी लंबे, दोनों स्ट्रेट हैं सीधे, और दोनों पैरेलल हैं यानी कि समांतर। तो हेडिंग लिखो मैग्नेटिक फोर्स बिटवीन टू लॉन्ग स्ट्रेट पैरेलल, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड, वो मैग्नेटिक फोर्स बिटवीन टू लॉन्ग स्ट्रेट पैरेलल करंट कैरिंग ठीक है जी, करंट कैरिंग कंडक्टर वायर्स, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, और इन्हें आप करंट एलिमेंट्स भी कह सकते हो, इस तरीके से भी करंट एलिमेंट्स कह के भी हेडिंग दे सकता है, मतलब ये दे सकता है मैग्नेटिक फोर्स बिटवीन टू करंट एलिमेंट्स, ठीक है, तो इस तरीके से भी हेडिंग आ सकती है, कोई दिक्कत, हेडिंग आप देख पा रहे हो ना साइड से, ठीक है जी। आप इसका डायग्राम देख लेते हैं, उधर थोड़ा ठीक नहीं दिख रहा, इधर देख लेते हैं डायग्राम। देखो दो पैरेलल है, लॉन्ग है, स्ट्रेट है, ठीक है, करंट कैरिंग कंडक्टर वायर्स हैं, तो यानी इनमें करंट फ्लो हो रहा है, ठीक है, मान लो इसका नाम है PQ और इसका नाम है RS, ठीक है, और दोनों के बीच की डिस्टेंस मान लो कितनी है R, दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी है R, ठीक है, चलो, और जब इनमें करंट फ्लो कराते हैं, मान लो पहले में करंट है I1, दूसरे में करंट है I2, तो जब इनमें करंट फ्लो कराते हैं तो चारों क्या प्रोड्यूस हो जाता है, मैग्नेटिक फील्ड, है ना, चुंबकीय क्षेत्र, जब इसमें धारा प्रवाहित कराते हैं। और एक बात और, जब दोनों में सेम डायरेक्शन में करंट फ्लो कराते हैं तो इन पर जो आपस में फोर्स लगता है एक दूसरे की तरफ लगता है, यानी कि अट्रैक्शन फोर्स लगता है, यानी PQ के द्वारा RS पर लगेगा अट्रैक्शन फोर्स और RS के द्वारा PQ पर लगेगा अट्रैक्शन फोर्स, ठीक है जी। तो एक बात देखो, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन किस तरफ है, आपने फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल पढ़ा है, क्या होता है फ्लेमिंग का बाएं हाथ का नियम, इस तरीके से होता है, आपको पता हो तो, ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होती है जो फर्स्ट फिंगर है, यानी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, और ये होता है करंट की डायरेक्शन, ठीक है जी, करंट यानी कि धारा, और ये थंब जो है ये बताता है मैग्नेटिक फोर्स, चुंबकीय बल की दिशा। तो ये वाले लगाओ यहाँ पर, देखो चुंबकीय फोर्स, चुंबकीय बल जो है मैग्नेटिक फोर्स वो तो अंदर की ओर है, तो ऐसे करना पड़ेगा, लेकिन करंट ऊपर की तरफ है तो इसका ऐसे लगाना चाहिए, ठीक है जी, करंट ऊपर की तरफ है, इस तरीके देखो, करंट कहाँ को है, ऊपर की तरफ, ठीक है, तो फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल एक बार पढ़ लेना तब समझ में आएगा, करंट ऊपर की तरफ, क्योंकि ये करंट की डायरेक्शन में रखना है इस फिंगर को, और ये मैग्नेटिक फोर्स, तो मैग्नेटिक फील्ड कहाँ होगा, इस वायर में बाहर की तरफ, ठीक है जी, और बाहर की तरफ जब दिखाते हैं मैग्नेटिक फील्ड को तो ऐसे दिखाते हैं,
एरो से, ठीक है जी, एरो से, क्योंकि एरो की नोक बाहर की ओर होती तो ऐसे तो दिखाई देगा डॉट, ठीक है। और एरो में एरो ऐसे तो होता है, इस तरीके से एरो होता है। तो जब इसे एरो को बाहर की तरफ रखोगे तो सामने से नोक दिखाई देगी, ठीक है। और यदि अंदर की तरफ हो तो फिर ऐसे दिखाते हैं मैग्नेटिक फील्ड को, है ना, क्योंकि एरो अंदर की तरफ है तो इसका सिंबल ये, ठीक है जी। तो मैं आपको बता दूं, देखो यदि ये वाला सिंबल है तो इसका मतलब है परपेंडिकुलरली आउटवर्ड्स, ठीक है, लंबवत बाहर की ओर, हिंदी में कहेंगे। और यदि ऐसा सिंबल है तो इसका मतलब है परपेंडिकुलरली इनवर्ड्स, ठीक है जी, इनवर्ड्स यानी लंबवत अंदर की ओर, ठीक है जी। तो इस साइड तो मैंने बताया डायरेक्शन को आपको, इस साइड और बता दो, ठीक है जी। देखो करंट की डायरेक्शन ये है, तो ऊपर को है करंट, फोर्स की डायरेक्शन ये है, फोर्स इधर, करंट ऊपर, तो मैग्नेटिक फील्ड कहाँ को रहेगा, इस बार अंदर की ओर, क्योंकि करंट ऊपर को, फोर्स इस तरफ है, तो मैग्नेटिक फील्ड अंदर की ओर, अंदर की ओर यानी कि इस तरीके से दर्शाएंगे ऐसे, ठीक है जी। तो ये डायग्राम है इसका। एक बात और मैं आपको बता दूं, यदि करंट के डायरेक्शन दोनों में वायर्स में सेम है तो दोनों के बीच अट्रैक्शन फोर्स लगेगा, और यदि करंट की डायरेक्शन दोनों वायर्स में कैसी है, अपोजिट है, तो रिपल्सन फोर्स लगेगा, प्रतिकर्षण बल, ठीक है जी। क्लियर है बात? तो इस तरीके से आप, है ना, समझ गए हैं क्या करना है इसमें। तो देखो लेट अस कंसीडर, है ना, टू लॉन्ग स्ट्रेट पैरेलल करंट कैरिंग कंडक्टर वायर्स having the current I1 and I2 respectively are placed at a small r distance from each other। एक दूसरे से कितने डिस्टेंस पर रखे हैं, स्मॉल r डिस्टेंस पर, ठीक है जी। तो when we flow the current in the wire, ठीक है, जब वायर में करंट फ्लो कराते हैं तो there produce a magnetic field around the wire। ये तो बायो सावर्ट फ्लो है, ठीक है जी, कि जब करंट फ्लो कराते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाता है, ठीक है जी। तो देयर प्रोड्यूस ए मैग्नेटिक फील्ड इन द अराउंड द वायर, ठीक है। और बस एक बात ये और कह दी हूं कि इफ द डायरेक्शन ऑफ द करंट इन बोथ वायर्स इज सेम तो देन देयर वर्क्स एन अट्रैक्शन फोर्स बिटवीन द वायर्स, ठीक है। नेक्स्ट पैराग्राफ से कहना फिर इफ द डायरेक्शन ऑफ द करंट इन बोथ वायर्स इज अपोजिट तो देन देयर वर्क्स ए रिपल्सन फोर्स बिटवीन द वायर्स। वायर्स के बीच कौन सा फोर्स लगेगा, फिर रिपल्सन फोर्स लगेगा, ठीक है जी। सारी बातें मैंने आपको बताई, एक बार हिंदी में सुन लीजिए। क्या करेंगे कि माना कोई दो लंबे सीधे समांतर धारावाही चालक तार हैं जिनमें धाराएं क्रमशः I1 I2 बह रही हैं तथा ये दोनों तार एक दूसरे से r दूरी पर रखे हैं, ठीक है। जब तार में धारा प्रवाहित कराते हैं तो तार के चारों ओर एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है, ठीक है। फिर नेक्स्ट लाइन से ये बात कह देना आप कि यदि दोनों तारों में धारा की दिशा समान है तो दोनों तारों के बीच आकर्षण बल कार्य करता है। नेक्स्ट लाइन से फिर कहना, और यदि दोनों तारों में धारा की दिशा विपरीत है तो उनके बीच, तारों के बीच प्रतिकर्षण बल कार्य करता है। ये लैंग्वेज आप लिख देंगे। आइए अब इसके डेरिवेशन की ओर चलते हैं। यहाँ तक आप देख सकते हैं, ठीक है जी। कैमरा बार बार एडजस्टमेंट मांगता है, ठीक है। चलो अब इसका डेरिवेशन कर लेते हैं ना, इसे भी आप नोट कर लियो। देखो आपको मैग्नेटिक फोर्स निकालना है तो पहले मैग्नेटिक फील्ड निकाल दो। देखो ये कर देता हूं, देन मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है जी, ड्यू टू करंट I1, ठीक है जी। करंट I1 के कारण मैग्नेटिक फील्ड और किसके चारों ओर, अराउंड वायर P2, वायर P2 के चारों ओर जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा करंट I1 के कारण कितना होगा भाई, लॉन्ग स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर वायर है, लंबा सीधा धारावाही चालक तार, इसके कारण मैग्नेटिक फील्ड आप जानते होंगे क्या होता है, μ0/4 है ना, बल्कि 2 पाई, μ0/2 पाई है ना, और इनटू में है I/R। ये वाला डेरिवेशन मैंने आपको कराया था, ठीक है जी। तो ये फॉर्मूला मैंने आपको करा रखा है।
आप इसे इक्वेशन फर्स्ट डाल दो, ठीक है। लॉन्ग स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर वायर के कारण मैग्नेटिक फील्ड इतना होता है, ठीक है जी। और ये पहले वायर के कारण है या पहले वायर के अलोंग है, तो इसे B1 कह दो। अब देखो B1 में ये पहली वायर P2 में मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा, इस मैग्नेटिक फील्ड का इफेक्ट इस पर पड़ेगा, है ना, यानी इस मैग्नेटिक फील्ड के कारण इस पर फोर्स लगेगा, ठीक है। तो यानी इस मैग्नेटिक फील्ड के कारण, है ना, इस पर फोर्स लगेगा, ठीक है। तो वो फोर्स निकाल दो, देन मैग्नेटिक फोर्स, ठीक है जी, ऑन वायर RS बाई वायर PQ, ठीक है। आप एक फॉर्मूला जानते हो, F बराबर होता है ILB sin थीटा, ILB sin थीटा। देखो दूसरी वायर पर लगने वाला फोर्स निकाल रहे RS पर, तो करंट किससे लेंगे, दूसरे वायर का। लेंथ तो दोनों की L है, लेंथ दोनों की कितनी मान लो L, और जो फोर्स लग रहा है दूसरे वायर पे वो B1 मैग्नेटिक फील्ड यानी पहले वायर की मैग्नेटिक फील्ड के कारण लग रहा है, तो यहाँ आएगा θ1, ठीक है। और थीटा की जगह L और B के बीच का एंगल देखो, L तो ऐसे है और B अंदर की तरफ है मैग्नेटिक फील्ड, तो कितना एंगल है 90 डिग्री, तो यहाँ क्या आएगा 90 डिग्री, ठीक है। फॉर्मूला आपने ये लगाया, F बराबर होता है ILB sin थीटा, तो F बराबर I2 L, B1 की वैल्यू रख दो म्यू नॉट अपॉन 2 पाई, और हाँ I दिया क्या आएगा I1, पहले वायर में है ना, पहली वायर के करंट के कारण निकालने तो I1 आएगा, तो I1 अपॉन R, और साइन 90 होता है 1, तो ये कितना आ जाएगा, F बराबर आ जाएगा म्यू नॉट अपॉन 2 पाई I1 I2 अपॉन R, और LB है, ठीक है। तो यहाँ से मैग्नेटिक फोर्स जो है यूनिट लेंथ पर कितना आ जाएगा, मैग्नेटिक फोर्स ऑन यूनिट लेंथ, है ना, ऑफ ऑन यूनिट लेंथ ऑफ वायर RS की एकांक लंबाई पर लग रहा है फोर्स, है ना, और किसके द्वारा, बाई वायर PQ के द्वारा कितना आएगा, F अपॉन L बराबर म्यू नॉट अपॉन 2 पाई I1 I2 अपॉन R। कोई दिक्कत, ठीक है जी। तो ये सिमिलरली करके एक बात और कह दूं, सिमिलरली मैग्नेटिक फोर्स ऑन यूनिट लेंथ, देखो ध्यान देना, PQ वायर के द्वारा RS पर जितना फोर्स लग रहा है वो तो ये है, अब कह रहे हैं RS के द्वारा PQ पर कितना लगेगा, तो इतना ही तो लगेगा, चाहे आप दोबारा करके देख लेना, इतना ही लगेगा, ठीक है जी। क्योंकि देखो I1 I2 चेंज हो जाएंगे, यहाँ पर I2 आ जाएगा, यहाँ B2 आ जाएगा, ठीक है, लेकिन फिर यहाँ पर I1 आ जाएगा, तो फिर आएगा फाइनली यही। तो मैग्नेटिक फोर्स ऑन यूनिट लेंथ ऑफ, बोलो, वायर RS के लिए क्या आएगा PQ, और बाई वायर PQ वायर की लेंथ पर लग रहा है, किसके द्वारा लग रहा है, RS के द्वारा, तो ये कितना हो जाएगा, यही F अपॉन L बराबर म्यू नॉट अपॉन 2 पाई I1 I2 अपॉन R। बात समझ आई आपको, ठीक है। इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप। अब देखो एक बात और सुनो, ठीक है, मैं कह रहा हूं यदि वायर कैसा हो, मतलब यदि वायर में करंट कैसा हो अपोजिट डायरेक्शन में, तो क्या होगा, है ना। तो सिमिलरली करके, है ना, ये नोट डाल के लिख लेना, ये तो कंडीशन हमने वो ली जब वायर में करंट कैसा है, सेम है ना, सेम डायरेक्शन में है मतलब, लेकिन वायर में करंट कैसा हो, अपोजिट डायरेक्शन में हो, तो मैं इसी डायग्राम में करेक्शन करूंगा, आप यहाँ तक नोट कर दो। तो देखो करके नहीं दिखा रहा आपको डायरेक्शन, बस डायग्राम में देख लो, करंट की डायरेक्शन पलट जाएगी, इसमें ऊपर को माना तो इसमें नीचे को मानेंगे, ठीक है, और इसमें तो करंट ऊपर को है तो ये तो ऐसे रहेगा, और इसमें करंट नीचे को हो गया, तो इसमें फिल्म का लेफ्ट हैंड रूल लगाओ, करंट नीचे को है
ये रहा नीचे को मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फोर्स कहाँ पर है? हाँ एक बात और बताई थी मैंने कि मैग्नेटिक फोर्स अट्रैक्शन का ना होकर फिर कैसा हो जाएगा? रिपल्सन का। याद है मैंने कहा यदि करंट की डायरेक्शन अपोजिट है तो रिपल्सन का फोर्स होगा फिर बाहर की ओर। ठीक है अब देखो, चलो इसमें लगा लो, इसमें लगा लो, दोनों में देख लो ना। अब इसमें डायरेक्शन पता नहीं है मैग्नेटिक फील्ड की, अभी बनाएंगे। देखो ध्यान दो, करंट ऊपर की ओर है ना, तो ऊपर की ओर और फोर्स बाहर की ओर, तो मैग्नेटिक फील्ड कहाँ होगा? अंदर की ओर। देखो ठीक है ना, करंट ऊपर को, फोर्स बाहर को, तो मैग्नेटिक फील्ड अंदर को। क्या आएगा? क्रॉस। अंदर को तो क्रॉस से आप दिखाते हैं ना। यहाँ देखो फोर्स कौन सा है? ये फोर्स बाहर को, करंट नीचे को, तो मैग्नेटिक फील्ड अंदर को, यहाँ पे क्रॉस आ गया। तो बाहर वाले केस में ये डायग्राम हो जाएगा। ठीक है जी, जब मतलब अपोजिट डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रहा है तो डायग्राम ये हो जाएगा और कुछ भी चेंज नहीं होगा। डेरिवेशन में कुछ चेंज नहीं होगा, केवल डायग्राम बदलेगा। ठीक है जी, केवल डायग्राम बदलेगा, डेरिवेशन में कोई चेंज नहीं होगा। तो देखो डायग्राम बदला और डेरिवेशन बिल्कुल सेम रहा। करना नहीं है आपको, बस डायग्राम बना देना, बाकी तो सही रहेगा। ठीक है, देखो सब कुछ सेम रहेगा, बिल्कुल सेम। ठीक है जी, तो डायग्राम बदलेगा तो डायग्राम एक काम करूँगा, दोनों के बना लेना एक साइड में और फिर डायरेक्शन कर देना। ठीक है, या पहले पहला डायरेक्शन कर देना, फिर दूसरे का डायग्राम बना के लिख देना सेम एज प्रीवियस। कर लेंगे आप इसे, तो डायरेक्शन आपका कंप्लीट होता है। ठीक है जी, बस अंतर मैंने क्या बताया कि अब यदि करंट की डायरेक्शन पलट गई तो फोर्स अट्रैक्शन की जगह कैसा होगा? रिपल्सन का। कर लेंगे इसे। चलो अब देखो डेफिनेशन पढ़ेंगे हम 1 एम्पीयर की इस फॉर्मूले के आधार पर। ठीक है, वो पूछता है आपसे, तो यहाँ तक का आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। देखो हेडिंग डालो, डेफिनेशन ऑफ 1 एम्पीयर। ठीक है जी, इसे नोट कर दो। चलो यही पढ़ लेते हैं। डेफिनेशन ऑफ 1 एम्पीयर। इसे कहेंगे 1 एम्पीयर की परिभाषा। ठीक है जी, तो इसमें लिखना है वी नो दैट, हम जानते हैं। क्या जानते हैं? यही मैग्नेटिक फोर्स बिटवीन टू लॉन्ग स्ट्रेट। ठीक है जी, ये वीडियो सारा पूरा ये वाला जो हेडिंग थी इस वाले डायरेक्शन की, इसकी तो हेल्प लेनी है। तो मैग्नेटिक फील्ड बिटवीन टू लॉन्ग स्ट्रेट पैरेलल करंट कैरिंग कंडक्टर वायर। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो देखो क्या होता है फॉर्मूला, यही फॉर्मूला है F अपॉन L बराबर U नॉट अपॉन 2 पाई I1 I2 अपॉन R। हमें 1 एम्पीयर की डेफिनेशन लेनी है, तो I बराबर 1 एम्पीयर लाना है किसी तरीके से, तब होगा। I बराबर 1 एम्पीयर तब आएगा। तो पहले से थोड़ा सा और सोच करो। U नॉट की वैल्यू क्या होगा पता तुम्हें? U नॉट की वैल्यू तो 4 पाई इंटू 10 टू द पावर -7 अपॉन 2 पाई I1 I2 अपॉन R। ठीक है जी, 2 पार्ट कट जाएगा, तो F अपॉन L बराबर क्या है? 2 इंटू 10 टू द पावर -7 I1 I2 अपॉन R। ठीक है जी, अब देखो क्या करेंगे, I बराबर 1 लाना है, तो I बराबर 1 तब आ सकता है जब F अपॉन L को क्या मान लो? 2 इंटू 10 टू द पावर -7। ठीक है, कैसा है देखो, ऊपर न्यूटन है और नीचे लेंथ है तो मीटर, न्यूटन पर मीटर। यदि F अपॉन L इतना हो, दोनों कट जाएंगे फिर, और R बराबर कितना हो? 1 मीटर। और एक बात और, I1 और I2 बराबर हो दोनों, और मान लो दोनों किसके बराबर हो? I के। ठीक है जी, दोनों किसके बराबर हो? I के। अब ये वाली बात आप इस फॉर्मूले में रख दो, तो इधर से रख देता हूँ। ठीक है जी, देखो सो
एफ अपॉन एल की जगह रखो 2 इंटू 10⁻⁻7 बराबर 2 इंटू 10⁻⁻7 और ये I1 की जगह I की जगह I, R की जगह 1। ठीक है जी। तो देखो ये कट गया, I² बराबर 1, तो I बराबर में 1 एम्पियर आ तो गया 1 एम्पियर। तो 1 एम्पियर कब आया? जब F अपॉन L को इतना रखा और R को 1 रखा है ना। F अपॉन L को इतना रखा, R को 1 रखा और इन दोनों को बराबर रखा। तो इसको हम लोग ध्यान देना, 1 एम्पियर वो करंट है जो है ना किन्हीं दो स्ट्रेट पैरेलल लॉन्ग करंट कैरिंग कंडक्टर वायर्स के बीच है ना, उनकी यूनिट लेंथ पे कितना फोर्स लगाते हैं? 2 इंटू 10⁻⁻7 न्यूटन पर मीटर का फोर्स लगाते हैं। ठीक है जी। और जो वायर एक दूसरे से कितने डिस्टेंस पर रखे हो, शर्त है 1 मीटर, और दोनों में करंट भी कैसा फ्लो हो रहा हो? सेम। इसका मतलब है वे दो वायर जिनमें सेम करंट फ्लो हो रहा है, मैग्नीट्यूड का सेम परिमाण का, दोनों एक दूसरे से 1 मीटर के डिस्टेंस पर रखे हो, यूनिट डिस्टेंस पर रखे हो, और दोनों एक दूसरे पर इतना फोर्स लगा रहे हो, तब उन वायर्स में जो करंट फ्लो हो रहा होगा उसे ही 1 एम्पियर करंट कहते हैं। ठीक है। तो देखो मैं लिख देता हूँ 1 एम्पियर डेफिनेशन, स्टैंडर्ड डेफिनेशन है 1 एम्पियर इज द करंट। ठीक है जी, क्लियर है? 1 एम्पियर इज द करंट। 1 एम्पियर वो करंट है, बोलो, ये डेफिनेशन मेरे एग्जाम में आई थी बीएससी में, और याद है। तो 1 एम्पियर इज द करंट। 1 एम्पियर वो करंट है विच, ठीक है जी, जो अप्लाई करता है इतना फोर्स, विच अप्लाइज, ठीक है जी, 2 इंटू 10⁻⁻7 न्यूटन फोर्स। और किस पर? तो अपॉन में एल भी आ रहा है, तो ऑन यूनिट लेंथ, अपॉन में एल आने का मतलब है यूनिट लेंथ पर, एकांक लंबाई पर, ऑन यूनिट लेंथ। ठीक है जी। और यूनिट लेंथ, ठीक है जी, और बिटवीन किन के बीच? दो वायर्स के बीच, तो बिटवीन 2 लॉन्ग, लंबे सीधे स्ट्रेट, ठीक है जी, पैरेलल, ठीक है जी, करंट कैरिंग, ठीक है, करंट कैरिंग कंडक्टर वायर्स। और देखो वायर्स भी कौन से? जो एक दूसरे से 1 मीटर डिस्टेंस पर रखे हैं, तो प्लेस्ड एट, या ऐसे कह दो प्लेस्ड एट यूनिट डिस्टेंस, एकांक दूरी पर रखे, प्लेस्ड एट यूनिट डिस्टेंस, ठीक है जी, फ्रॉम ईच अदर, एक दूसरे से, ठीक है, फ्रॉम ईच अदर। एक बात हो रह गई, जो करंट है उनका मैग्नीट्यूड भी वो कैसा ले रहे हैं? सेम। कैमरा बार बार रिफ्लेक्शन देने लगता है, अब ठीक है। चलो देखो, एट यूनिट डिस्टेंस फ्रॉम ईच अदर, एक दूसरे से यूनिट डिस्टेंस पर रखे हैं, और क्या कहेंगे? हैविंग द सेम करंट, और करंट कैसा बह रहा है? सेम। ठीक है। तो 1 एम्पियर वो करंट है, ठीक है जी, जो अप्लाई करता है 2 इंटू 10⁻⁷ न्यूटन का फोर्स, ठीक है जी, और किस पर? अपॉन में आ रहा है तो यूनिट लेंथ पर, और यूनिट लेंथ किसकी है? तो उनकी है जो 2 लॉन्ग स्ट्रेट पैरेलल करंट कैरिंग कंडक्टर वायर्स हैं, जो एक दूसरे से यूनिट डिस्टेंस पर रखे हैं और जिनमें सेम करंट फ्लो हो रहा है। ठीक है, तो ये स्टैंडर्ड डेफिनेशन है। हिंदी में क्या कहेंगे? देखो हिंदी में बनाना थोड़ा मुश्किल सा हो जाता है क्योंकि प्रैक्टिस छूट जाती है ना, तो देखो क्या कहेंगे, फिर भी प्रयास करता हूँ। देखो, परस्पर एकांक दूरी पर रखे, ठीक है, तथा समान धारा को रखते हुए, ठीक है, समान धारा को रखते हुए किन्हीं दो तारों के बीच, है ना, या चालक तारों के बीच 2 × 10⁻⁷ न्यूटन का बल उत्पन्न करने वाली, ठीक है,
उत्पन्न करने वाली आयरन की करने वाली धारा को आप क्या कहते हैं, 1 एम्पियर धारा कहते हैं। बाकी बुक में दे रखी है, आप देख लेंगे ना। बाकी मैंने एक एक वर्ड की हिंदी मैं आपको बता सकता हूँ, है ना। ये सारे नॉर्मल शब्द हैं, सब इनकी हिंदी जानते हैं आप, तो हिंदी में बाकी आप लिखना, कोई पढ़ना चाह रहा है लिखना चाह रहा है तो बुक में आप देख सकते हैं। बाकी मैंने, है ना, इसमें कोई ऐसी बात नहीं थी। तो डेफिनेशन 1 एम्पियर की कर लेंगे आप, ठीक है। इसका भी एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है जी। चलो थोड़ा आगे चलते हैं, इसका आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। देखो हेडिंग डालो, मैग्नेटिक डाइपोल। मैग्नेटिक डाइपोल पढ़ लेते हैं। ठीक है, मैग्नेटिक डाइपोल क्या कहेंगे, चुंबकीय द्विध्रुव, मैग्नेटिक डाइपोल, ठीक है, चुंबकीय द्विध्रुव, ठीक है। तो मैग्नेटिक डाइपोल देखो क्या होता है, आपको पता है, बहुत आसान सी बात है। कोई भी मैग्नेट है वो दो पोल से मिलकर बनी होती है, नहीं, एक होता है नॉर्थ पोल, है ना, और दूसरा होता है साउथ पोल, क्लियर। तो इसका मतलब है, यही बात कहनी है कि ईच मैग्नेट इज मेड ऑफ बाय, ये मेड अप बाय नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल। ये ईच मैग्नेट हैज 2 पोल्स, वन इज नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल, सेकंड इज साउथ पोल, ठीक है जी। तो दिस इज नोन एज, क्या कहलाता है, ये मैग्नेटिक डाइपोल। भाई एक पोल ये है नॉर्थ, एक साउथ है, तो इन दोनों का जो कॉम्बिनेशन है उसे आप क्या कहते हैं, मैग्नेटिक डाइपोल, ठीक है। आसान सी बात है, जो सबको पता है मैग्नेट में 2 पोल होते हैं। अगली हेडिंग लिखो, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, इसे कहेंगे चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण, ठीक है, चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण। देखो इसका फॉर्मूला है, इसे आप m से लिखते हैं और फॉर्मूला है I × A, ठीक है जी। तो बहुत आसान सी बात है, आप कह सकते हो द प्रोडक्ट है ऑफ करंट, द प्रोडक्ट ऑफ करंट, और करंट कौन सा, फ्लोइंग इन एनी वायर, ठीक है। एंड ए क्या है, एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, ठीक है जी, एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द वायर, द प्रोडक्ट ऑफ करंट फ्लोइंग इन एनी वायर एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ दैट वायर इज नोन एज मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, ठीक है। यानी किसी चालक तार में बहने वाली धारा तथा उस चालक तार के अनुप्रस्थ क्षेत्रफल के गुणनफल को क्या कहते हैं, चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। इट इज डिनोटेड बाय m, इसे m से प्रदर्शित करते हैं, m से डिनोट करते हैं इसे। और इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी लिखते ना, यह एक सदिश राशि है, तो वेक्टर फॉर्म भी तो होगी इसकी। फिर यदि वेक्टर क्वांटिटी है ये, तो वेक्टर m बराबर होता है I × वेक्टर ए, एरिया वेक्टर तो होता है, ठीक है जी। और यदि n टर्न हो, किसी कॉइल में करंट फ्लो हो रहा हो और n टर्न हो कॉइल में, तो लिख लो इफ n कैपिटल N इज द नंबर ऑफ टर्न्स इन एनी कॉइल, तो देन मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट ऑफ द कॉइल कितना होगा, m बराबर NIA, ठीक है। यूनिट क्या होगी, I की एम्पियर है, और इसकी है मीटर स्क्वायर, तो एम्पियर मीटर स्क्वायर, ठीक है जी। और डायमेंशन क्या होगी, विभव डायमेंशन होगी I की A और इसके L स्क्वायर। लेकिन लिखने का तरीका है L स्क्वायर A, ठीक है। बाहर का बड़ा शोर है यहाँ पर, तो यूनिट और डायमेंशन भी हमने इसकी लिख ली है। यानी मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट क्या होता है, मैग्नेटिक डाइपोल क्या होता है, मैंने दोनों ही आपको बता दिए हैं, ठीक है जी। तो ये थ्योरी का जो पोर्शन है सेकंड यूनिट का, जिसका सेकंड यूनिट का नाम क्या है, मैग्नेटोस्टैटिक्स, ठीक है जी। तो इसका थ्योरी का पोर्शन कंप्लीट होता है, बस एक इसका लास्ट लेक्चर न्यूमेरिकल का लेकर के आएंगे और फिर ये यूनिट आपकी कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है। बाद की यूनिट बहुत छोटी छोटी है, ठीक है जी। तो आज के लेक्चर में इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अच्छे से पढ़ते रहिए
और अपनी तैयारी को जारी रखिए। एक वीडियो आप कह रहे हैं कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की, तो है ना, आजकल में ही उसे भी बना देते हैं। ठीक है, मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में। अच्छे से पढ़ते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।